नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पेपर लीक के इशू पर जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। कैबिनेट ने पेपर लीक के खिलाफ नए कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। सोमवार को यह बिल पार्लियामेंट में पेश होगा। सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के स्ट्रक्चर और कामकाज के तरीकों में भी आमूलचूल परिवर्तन करने का फैसला किया है। सोनम वांगचुक की सारी मांगे सरकार ने मान ली हैं। 26 दिन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे सीजेपी के नेताओं से सरकार की 2 घंटे तक बात हुई। सीजेपी की 3 में से 2 मांगे सरकार ने मंजूर कर ली हैं। अब कल दोपहर में सीजेपी के डेलीगेशन की जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ एक बार और मीटिंग होगी और ऐसा लग रहा है कि संवाद से समाधान निकलेगा। बातचीत से इश्यूज हल हो जाएंगे। सरकार पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक चर्चा नहीं होने देंगे। स्टूडेंट्स भी इसी इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार से जो संकेत मिले हैं उससे यह तो क्लियर है कि फिलहाल मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन सवाल उठता है कि फिर रास्ता कैसे निकलेगा। अब विपक्ष की रणनीति क्या है? जंतर मंतर पर बैठे प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं? और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल जैसे विरोधी दलों के नेता अब प्रदर्शनकारियों को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इन सब की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर से। और यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी खबर है। और खबर यह है कि सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के स्ट्रक्चर में बड़ा फेरबदल कर दिया है। एनटीए के 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। इनमें से कुछ अफसरों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई भी करेगी। सरकार ने जिन अधिकारियों को एनटीए से बर्खास्त किया है उनमें से कई अफसरों पर पेपर लीक में शामिल होने का शक है। एनटीए में सुधार के लिए और भी बड़े कदम उठाए जाने की तैयारी की गई है। एनटीए देश भर के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। नीट का पेपर भी एनटीए ने ही कराया था। आज सरकार ने एनटीए में बड़ा फेरबदल करने का ऐलान किया। असल में सरकार ने नवंबर 2017 में एनटीए का गठन किया था। यह एजेंसी नीट यूजी, सीयूईटी, सीमैट, जीपैट समेत 20 से ज्यादा एंट्रेंस, फेलोशिप और स्कॉलरशिप के एग्जाम करवाती है। हैरानी की बात है कि अब तक एनटीए में सिर्फ 39 परमानेंट पोस्ट थी और इनमें से भी 15 पोस्ट 22 जुलाई तक खाली पड़ी थी। सरकार ने एनटीए का काम चलाने के लिए 73 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था। इनमें जीएम, सीनियर एडवाइजर्स, सीनियर कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और यंग प्रोफेशनल शामिल हैं। इसके अलावा एनटीए ने डेटा एनालिसिस, कंसल्टेंसी और लीगल वर्क के लिए 124 लोगों को आउटसोर्स किया हुआ था। एग्जाम के वक्त कुछ और लोगों को भी फील्ड वर्क के लिए आउटसोर्स किया जाता था। 2018 से अब तक एनटीए ने 270 एग्जाम करवाए। इन एग्जाम्स में 6.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए। पिछले 8 सालों में एनटीए के 20 बड़े एग्जाम में पेपर लीक होने या बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप लगे। इस साल एनटीए 12 एग्जाम करा चुकी है, जिसमें 65 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए। इनमें नीट का वो एग्जाम भी शामिल है जिसका पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से इतनी नाराजगी हुई। और मजे की बात है कि पिछले 5 साल में एनटीए की आमदनी में 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 में एनटीए की इनकम 504 करोड़ रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 1117 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस दौरान एनटीए का खर्च 440 करोड़ रुपए से बढ़कर 1041 करोड़ हो गया। लेकिन न सिस्टम में सुधार हुआ, न पेपर लीक बंद हुए, न परमानेंट अफसरों की अपॉइंटमेंट की गई, न कोई ऐसा सिस्टम बना जिस पर भरोसा किया जा सके। इसीलिए अब सरकार ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को बदलेगी, ट्रांसपेरेंसी लाएगी,
अकाउंटेबिलिटी तय करेगी। सरकार एनटीए में क्या क्या बदलाव करने जा रही है, इसके पास अपडेट के लिए मीडिया टीवी के पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी दे सकते हैं? बहुत सारी बातें तो मैंने शेयर की हैं, पूरी बैकग्राउंड एनटीए की जनता के साथ में शेयर की है। कुछ रिफॉर्म्स, अफसरों को हटाए जाने की खबर जो आपने दी थी वो शेयर की है। क्या इतने पर रुक जाएंगे या और भी रिफॉर्म्स होने बाकी हैं? नहीं, और भी होने हैं रजत जी। पहले तो ये कि जिन 47 को हटाया गया है इनका केस अभी यहीं पे खत्म नहीं हो गया है, बल्कि इनमें से कई ऐसे हैं जिनमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस या इन्वॉल्वमेंट, इस दोनों तरह के आरोप हैं और उसके हिसाब से उनके ऊपर लीगल और क्रिमिनल मामले बनते हैं और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज ये की जा रही है कि स्ट्रक्चरल चेंज किया जा रहा है एनटीए को लेकर। हालांकि एनटीए जब बना, जैसा कि आपने बताया, 2017 में बना, 18 से इफेक्टिवली काम करना शुरू किया, तो उस लिहाज से अब तक इसने अगर सक्सेस रेट के हिसाब से बताएं तो बहुत सारे एग्जाम अच्छे तरीके से कराए भी हैं। जैसे आईआईटी जेई का ही एग्जाम जिसमें 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं सीवीटी मोड पे, वो बहुत बेहतर तरीके से करा रहा है, उसमें कोई लीक की चीज सामने नहीं आई। तो ऐसे में और क्या सुधार किए जाने थे, उसके लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान नीट यूजी ने खड़ा किया और वहां पर अब फिर सरकार उसमें और शिक्षा मंत्रालय बहुत ज्यादा फेरबदल करने जा रही है। हमें सोर्सेस से बताया गया कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे और एक रोबस्ट सिस्टम इस प्रकार से खड़ा किया जा सकेगा कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स होगी कि अगर किसी पॉइंट से अगर क्वेश्चन लीक होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या कुछ किया जाना है, जो कि आगे कुछ दिनों में उसके पूरे स्पेसिफिक जानकारी के साथ वो तस्वीर सामने आ पाएगी। जी देवेंद्र पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। हम इंतजार करेंगे ये रिफॉर्म्स आए और हम लोग को बता सके कैसे रिफॉर्म्स किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया। एनटीए के रिफॉर्म्स बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, पर जानकार कहते हैं कि कल रात तक के एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी किसी को हाथ भी नहीं रखने देते थे। वो शिक्षा मंत्रालय के चंपत राय थे, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते थे। नीट के एग्जाम्स विनीत जोशी की देखरेख में हुए थे। पेपर लीक होते ही एनटीए में रिफॉर्म्स लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कुछ होने नहीं दिया। विनीत जोशी एनटीए के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ही एनटीए बनाया। एक समय वो सीबीएसई के चेयरमैन थे और कल रात तक यूजीसी के एक्टिंग चेयरपर्सन भी थे। और सारे विवाद इन्हीं 3 जगहों पर हुए। कल रात विनीत जोशी का शिक्षा मंत्रालय से ट्रांसफर हुआ और आज एनटीए में सुधार लागू हो गए। इससे पहले आज दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें पेपर लीक के खिलाफ एक नए कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। सरकार जो नया बिल ला रही है वो 2024 में बने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट की जगह लेगा। नए कानून में पेपर लीक के मुजरिमों को सख्त सजा देने का प्रावधान होगा, ज्यादा सजा देने का प्रावधान होगा। 2024 के कानून में पेपर लीक के दोषियों को 3 से लेकर अधिकतम 5 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है, जबकि पेपर लीक का संगठित अपराध करने वालों को 10 साल तक की ही सजा का प्रोविजन है। अब जो नया बिल है उसमें 3 से 5 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा और संगठित अपराध करने वालों को उम्र कैद का प्रोविजन हो सकता है। मौजूदा कानून में पेपर लीक के दोषियों पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रोविजन है। नए कानून में जुर्माने की रकम को भी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। पता चला है कि आज कैबिनेट ने बिल के जिस ड्राफ्ट को मंजूरी दी है उसमें पेपर लीक से जुड़े 15 अपराधों का जिक्र है। इसमें क्वेश्चन पेपर लीक करना, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, नकली वेबसाइट और फर्जी एडमिट कार्ड बनाने जैसे क्राइम शामिल हैं। सरकार पेपर लीक के खिलाफ नया बिल सोमवार को संसद में पेश करेगी। हालांकि आज कैबिनेट मीटिंग के बाद इस बिल को लेकर सरकार की तरफ से कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात एक वीडियो जारी करके इतना जरूर बताया था कि यह बिल सोमवार को संसद में लाया जाएगा। हम संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट
और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने परसों पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया था। इस पर आज अमल हो गया। 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश हो गई हैं। पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली के रॉज एवेन्यू में बनाई गई है। 30 हजारी अदालत में मीडिएशन सेंटर की जज अनु ग्रोवर बलीगा को इस कोर्ट में जज अपॉइंट कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों को आदेश दिया कि पेपर लीक से जुड़े सभी मामले इस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीनों में इन सभी मामलों का निपटारा करेगा। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद और नागपुर में भी पेपर लीक मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। औरंगाबाद में एसवी पवार को और नागपुर में गुलशन कोल्टे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पेशल जज बनाया गया है। अब महाराष्ट्र में पेपर लीक से जुड़े सारे क्रिमिनल केसेस की सुनवाई इन्हीं 2 अदालतों में होगी और 3 महीने में फैसला आ जाएगा। आज पेपर लीक से जुड़ी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एनटीए में सुधार और पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए किए गए सारे उपायों पर डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर पेपर लीक न हो, इसके लिए नई और फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई जाए, तो इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है, सरकारी प्लानिंग क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की व्यवस्था कैसे होगी, साइबर सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या करेगी, ये सारी डिटेल सरकार कोर्ट के सामने रखे। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होनी है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून क्यों लाना पड़ा, इसका एक बैकग्राउंड है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, छात्रों का गुस्सा नीट पेपर लीक से ही शुरू हुआ था और पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के प्रति अविश्वास में बदल गया। पेरेंट्स भी चिंतित थे। जब नीट इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला, मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम के बर्डन को कम करना, दूसरा कैपिटेशन फी को खत्म करना और तीसरा मेडिकल कॉलेज में सिर्फ मेरिट पर एडमिशन इंश्योर करना। इरादा नेक था पर यह हो नहीं पाया। इसे हजारों करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री ने होने नहीं दिया। कोचिंग सेंटर्स का इंटरेस्ट अपने स्टूडेंट्स को टॉपर दिखाना है ताकि वो पेरेंट्स को सक्सेस रेट का लालच दिखाकर लूट सकें। पेपर लीक करने वाले माफिया इसी लालच के सिस्टम से पैदा हुए और वहीं बड़े बने, पनपे। नीट का सिस्टम इसलिए भी फेल हुआ कि पेपर लीक करने वाले बेखौफ थे। पकड़े गए तो बेल हो जाती, बिना सबूत के सजा नहीं हो पाती, सजा हो भी गई तो जल्दी बाहर आ जाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। कल आज की बात में हरीश साल्वे ने कहा था कि अगर पार्लियामेंट में कार्रवाई न चले तो सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है। रास्ता जो भी हो, यह कानून जल्दी से जल्दी आना चाहिए। स्टूडेंट्स को लगे कि उनके बात का असर हुआ है। यह स्टूडेंट्स का भरोसा हासिल करने के लिए, एग्जामिनेशन के सिस्टम में रिफॉर्म के लिए और पेपर लीक को खत्म करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है और ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स के साथ आज सरकार की अच्छी बात हुई। सरकार की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह वक्त से पहले पहुंच गए। सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रानका आए। करीब 2 घंटे तक बात हुई और डिटेल में बात हुई। सीजेपी की तरफ से 3 मांगे लिखित में दी गई हैं। शिक्षा व्यवस्था, एग्जाम सिस्टम में सुधार के लिए सरकार को 5 सुझाव दिए गए हैं। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि वो चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने इस पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी मांग थी, जिन छात्रों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उनके परिवार को सरकार 1 करोड़ का मुआवजा दे। जेपी नड्डा ने यह मांग मान ली।
तीसरी मांग थी प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों के खिलाफ हिंसा के केस दर्ज हुए हैं वो सारे केस वापस लिए जाएं और सरकार गारंटी दे कि आंदोलन में शामिल स्टूडेंट्स के खिलाफ भविष्य में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये मांग मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ वैसे भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहती। सीजेपी के स्टूडेंट्स ने खुलकर अपनी बात कही, पूरे धैर्य के साथ उनकी बात सुनी गई। इसलिए मीटिंग से निकलने के बाद सौरभ दास और अशोक रांका संतुष्ट दिखाई दिए। ये लोग जंतर मंतर पहुंचे और धरने पर बैठे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के साथ खड़े होकर सरकार के साथ हुई बातचीत की डिटेल वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को दी। अशोक रांका ने कहा कि सरकार उनकी सभी मांगे मानने को तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी कोई जवाब नहीं मिला है। सरकार ने कल दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त मांगा है, कल फिर मीटिंग होगी। अशोक रांका ने कहा कि उन्होंने जेपी नड्डा से साफ साफ कह दिया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। और इसके बाद सौरभ दास ने माइक संभाला। उन्होंने जंतर मंतर पर मौजूद प्रोटेस्टर्स को सीजेपी की बाकी मांगों पर सरकार के रुख के बारे में ब्रीफ किया। 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने ये भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहां पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी, सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। जेपी नड्डा ने भी कहा कि बातचीत अच्छी हुई, सीजेपी का रुख पॉजिटिव रहा, सरकार छात्रों की बातों पर विचार करेगी और कल तक जवाब मिल जाएगा। नड्डा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संवाद से समाधान जरूर निकलेगा। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ से भारत सरकार बातचीत में शामिल हुए, उसकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उसकी मुख्यतः
मानते और 5 सुधार के परीक्षा में भाव रहे। अब मैं उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आते हैं तो वो आपको बताएंगे। सीजेपी के स्टूडेंट्स के साथ बात करने में सरकार ने कोई ईगो नहीं दिखाई, ये अच्छी बात है। जहां छात्रों ने कहा वहीं जाकर बात की, ये अच्छी बात है। स्टूडेंट्स ने जो रिफॉर्म्स के सुझाव दिए उनको वेलकम किया, ये भी अच्छी बात है। ये सुझाव पेपर लीक के कानून में और एनटीए के रिफॉर्म्स में रिफ्लेक्ट करें, छात्रों का सिस्टम पर विश्वास बढ़े। कल रात प्रधानमंत्री ने भी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एड्रेस किया था। अब बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटकी है और ये एक पॉजिटिव साइन है कि सरकार और स्टूडेंट्स के बीच डायरेक्ट डायलॉग शुरू हुआ है। मुझे यकीन है इसमें से जरूर रास्ता निकलेगा। सरकार से बातचीत के बाद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन अब न पुलिस के साथ झड़प हो रही है, न किसी तरह का एग्रेशन है, न किसी तरह की कोई टेंशन है। प्रदर्शनकारी पूरी तरह से पीसफुल हैं। प्रोटेस्ट को लीड कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर्स भी पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि जंतर मंतर पर कोई अप्रिय घटना न हो। एंटी सोशल एलिमेंट्स धरने की आड़ में कोई इलीगल एक्टिविटी न करें, इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। असल में 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद 21 और 20 तारीख को रात में जंतर मंतर पर पुलिस पर हमला हुआ था। प्रोटेस्टर्स की पुलिस से झड़प हुई थी। 22 जुलाई की रात को भीड़ ने जंतर मंतर के पास तैनात कई पुलिस वालों को बुरी तरह पीटा था, जिसमें 2 एसीपी, एक इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने जंतर मंतर पर फोर्स बढ़ा दी थी। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया था। हालांकि कल रात को जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स का पुलिस से कोई क्लैश नहीं हुआ। स्थिति शांतिपूर्ण रही, कंट्रोल में रही। रात में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी गश्त पर निकले। उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे नौजवानों को थैंक यू भी कहा और कहा कि अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो जंतर मंतर के पास मोबाइल इंटरनेट की सर्विस बहाल कर दी जाएगी। और आप भी अभी जंतर मंतर पर खड़े हैं। जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। जो गैदरिंग कल थी आज उससे कम है। बहुत सारी बातचीत का क्रम भी चल रहा है, उसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं और ये बात लोगों की समझ में आ रही है धीरे धीरे। अभी जो लोग यहाँ पर हैं वो देशभक्ति के गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अभी कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। और जहाँ तक अरेंजमेंट्स की बात है, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और उनकी जो ब्रीफिंग है वो प्रॉपर है। और सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग न होने दिया जाए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुए हैं उन्हें एक बार समझने की जरूरत है। क्या क्या हुआ आपको बताता हूं। रात करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। पहली बार मोदी ने सेल्फी मोड में खुद वीडियो बनाया और छात्रों से सीधा संवाद किया। 2 मिनट 55 सेकंड के इस वीडियो में मोदी ने कहा कि पेपर लीक एक बड़ी प्रॉब्लम है, इससे लाखों छात्र प्रभावित होते हैं, उन्हें इसकी गंभीरता का एहसास है। नीट के पेपर लीक होने से छात्रों का साल बर्बाद हो सकता था। 22 लाख स्टूडेंट्स के री एग्जाम कराना चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन उनकी सरकार ने चुनौती को मंजूर किया, बिना वक्त गवाए दोबारा नीट का एग्जाम करवाया और समय पर रिजल्ट जारी किया। मोदी ने कहा अब सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिसमें पेपर लीक ही ना हो और अगर कोई इस तरह का पाप करने की कोशिश करता है तो उसे जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सजा मिले। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में
अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन जेन ज़ी से मिडनाइट टॉक का मोदी का यह आइडिया विपक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री एक तरफा बात क्यों कर रहा है, वीडियो जारी करने से क्या होगा, देश की सबसे बड़ी पंचायत तो संसद है, मोदी को पार्लियामेंट में आकर बोलना चाहिए था, इंस्टाग्राम रील में क्यों बोले। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्ष संसद के महत्व को समझता है तो हंगामा बंद करे, चर्चा शुरू करे, सरकार पार्लियामेंट में भी जवाब देगी। रिजिजू ने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि प्रधानमंत्री ने किस प्लेटफॉर्म पर बोला, अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला और उसका क्या असर हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि पीएम को मिडनाइट पे इस तरीके से वीडियो पोस्ट करने की क्या जरूरत है, अगर उनको कुछ कहना है तो पार्लियामेंट में भी तो पार्लियामेंट तो फंक्शन करने नहीं दे रहे तो कहाँ के हैं। पार्लियामेंट चलती तो पार्लियामेंट में बहुत चीज बताया जा सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले। ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटाक्ष करने का कोई जरूरत नहीं है। समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए, इस पे ध्यान देना चाहिए। विरोधी दल कुछ भी कहें, मोदी के वीडियो का असर तो हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था, इस वीडियो के इंस्टा, एक्स और फेसबुक पर मिलाकर 350 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और 8 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हैं। अकेले इंस्टा पर 270 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा और करीब 1.3 मिलियन लोगों ने लाइक किया। इसलिए आज मोदी ने अपने सरकार के मंत्रियों से भी कहा कि वो भी इंस्टा पर एक्टिव हों, नई जनरेशन के लोगों से कनेक्टेड रहें तो अच्छा होगा। लेकिन विरोधी दलों के नेता इस बात से भी परेशान है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन क्यों खत्म कर दिया। असल में कल रात जब मोदी का बयान आया उस वक्त जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आधी रात के बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। दोनों नेताओं ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए जो कंडीशंस रखी थी, जेपी नड्डा उन सारी मांगों को मानने का लिखित आश्वासन लेकर पहुंचे थे। नड्डा ने सोनम वांगचुक को सरकार का प्रस्ताव पढ़कर सुनाया, बताया कि सरकार पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में सुधार के मुद्दे पर खुले मन से संसद में चर्चा के लिए तैयार है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा और नीट का पेपर लीक होने के कारण जिन बच्चों ने सुसाइड किया, सरकार उनके परिवार वालों की मदद करेगी। सोनम वांगचुक की यही 3 मांगे थी, तीनों सरकार ने मान ली। इसलिए आधी रात के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने वीडियो बनाया, जारी किया
और जानकारी दी। 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। सोनम वांगचुक 26 दिन से अनशन पर थे, सिर्फ पानी पी रहे थे, इसलिए अनशन खत्म होने के बाद भी उन्हें फिलहाल लिक्विड डाइट पर रखा गया है। रिकवर होने में टाइम लगेगा। सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सारी डिमांड्स मान ली हैं। ये छात्रों के हितों के लिए हुए आंदोलन की बड़ी जीत है। सोनम वांगचुक का आंदोलन सफल हो गया। हमारे लिए ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने, जो कि दोनों जो सरकार है और जो ऑपोजिशन है, सब ने मिल के ये डिसीजन लिया है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पर डिस्कशन इस मॉनसून सेशन में होगी और आगे भी ये रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। ये नंबर 1 है, ये तो इमीडिएट सक्सेस है। और सेकंड सक्सेस ये है कि इससे पूरा देश जाग गया है, इससे पूरा देश। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि एजुकेशन का नीट का जो पेपर लीक हुआ वो जस्ट एक सिम्टम था। उसके पीछे जो कॉजेज थे वो हर सिस्टम में थे, एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म में भी, बाकी भी अगर आप देखिए जुडिशियरी, मीडिया, तो एक आम आदमी अपनी कॉमन जिंदगी में ये ब्रोकन सिस्टम्स को रोज एक्सपीरियंस करता है। इसलिए ये जो हमें राष्ट्र भर से समर्थन मिला ये उसका प्रतीक है और हम आशा करते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए भी एक वेकअप कॉल हो। हर एंगल से ये जैसे सक्सेसफुल आंदोलन रहा, तो इसकी वजह से सोनम ने कल अपना फास्ट ब्रेक किया और अब आज वो पूरे लिक्विड्स पे है। धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है वापस डाइजेस्टिव सिस्टम को किक स्टार्ट करने का। तो आज सारे वेजिटेबल, दाल, ये सब लिक्विड, कोकोनट वाटर आज लिक्विड पे रहेंगे। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म किया तो विरोधी दलों के नेता नाराज हो गए। सोनम वांगचुक पर सरकार के सामने सरेंडर करने, सरकार के साथ समझौता करने का इल्जाम लगा दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी भी चाहती थी कि सोनम अपना अनशन खत्म कर दें, लेकिन उन्हें मंत्रियों के हाथ से जूस पीकर अनशन नहीं तोड़ना चाहिए था। संजय राउत ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने हर कदम पर सोनम का साथ दिया है, उनका आंदोलन मजबूत किया है। बेहतर होता कि वो राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के सामने अनशन खत्म करते। जो अनशन छोड़ दिया है, जिनको हाथों से सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, 2 मंत्री, वो चिंता के विषय है। जंतर मंतर में से जिस तरह से वांगचुक को उठाया, जबरदस्ती से स्ट्रेचर तक नहीं लाया, दिल्ली के पुलिस, अमित शाह के पुलिस उनको खींच कर लेके गए। तो मेरा यह मानना है अगर अनशन छोड़ना था तो उसी जगह पर जहां से उनको पुलिस दिल्ली के खींच कर लेके गए, वहां जाकर हजारों जो वहां बच्चे बैठे हैं उनके सामने अपनी बात रखकर यह आंदोलन छूटना चाहिए था। 2 लोग अंदर आ गए और आपको कुछ पिलाया, चाहे जूस हो चाहे सूप हो, मुझे मालूम नहीं, और आपने आंदोलन छोड़ दिया, अनशन छोड़ दिया।
उसका मतलब क्या होता है? इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी की सरकार ने, और उनके 2 मंत्री आपके पास आए थे। अगर आप चाहते तो अपोजिशन लीडर के साथ भी आप ये कर सकते थे, क्योंकि इस आंदोलन को ताकत देने का काम देश के अपोजिशन ने भी दिया है। राहुल गांधी ने भी लाठियां खाई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी इस आंदोलन में है, सभी लोग आंदोलन में है। उसका सरकार का क्या संबंध है? सरकार तो उस आंदोलन की दुश्मन है। हमारी मांग रही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये मांग अब वांगचुक जी कर पाएंगे? कांग्रेस के एमपी इमरान मसूद ने कहा कि सोनम वांगचुक ने सरकार के साथ सीक्रेट डील कर ली है। यह आंदोलन को खत्म करने की सरकार की साजिश है। स्टूडेंट्स का सपोर्ट अभिजीत दीपके के साथ है। अब अभिजीत दीपके को आंदोलन की कमान पूरी तरह अपने हाथ में लेनी चाहिए। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? देखिए, उसे भी समझना चाहिए दीपके को, वो बच्चा है अभी। क्या आपको ये मौका मिला है छात्रों का नेतृत्व करने का, इसको गंवा मत देना। और हम इसीलिए ये लड़ाई जो छात्रों की जो गूंज है, ये राहुल जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। विपक्ष ने जब इस तरह की बात की तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस के नेता जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपनी डूबती नैया बचाने के लिए छात्रों को मोहरा बनाने की कोशिश की, साजिश नाकाम हो गई तो कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। को लगता है कि कांग्रेस की किसी बात को पार्टी को सीरियसली लेना चाहिए। लोग जुड़ते नहीं थे, 100 चुनाव हार गए, तो सीजेपी का जो है सोनम वांगचुक साहब जो है अनशन कर रहे थे, उस अनशन से जो लोग नजर आ रहे थे और देश में जो प्रतिक्रिया नजर आ रही थी, तो उसमें अपना रोटी सेकने लगे। कांग्रेस ने यही काम किया ना, कांग्रेस ने अपने हिसाब से तो कोई आंदोलन नहीं किया। दूसरा, आज ही एफआईआर हुआ है कर्नाटक में, 400 वेटरनरी अधिकारियों के अपॉइंटमेंट का मुद्दा था। 80-80 लाख रुपए लेके नेताओं ने अपने बच्चों को, कांग्रेसियों ने अपने बच्चों को या अपने चमचों को जो है नौकरी दे दी। कांग्रेस का कौन सा मॉरल बचा हुआ है? कौन सा मॉरल बचा हुआ है? कांग्रेस एक झूठ की दुकान है। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने क्या कहा, यह आपको सुनवाता हूं। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है, और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे, और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। ऐसा लगा कि विरोधी दलों के जो नेता सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर रहे थे, असल में अंदर से तो वे चाहते थे कि वांगचुक अनशन जारी रखें ताकि आग लगी रहे। सीजेपी का आंदोलन चलाने वाले भी जानते हैं कि सोनम वांगचुक के शामिल होने से उन्हें क्रेडिबिलिटी मिली थी। जब वांगचुक को पुलिस से उठाया था, उसके बाद आंदोलन तेज हुआ था, भीड़ बढ़ी थी, इसलिए वो वांगचुक की वैल्यू को समझते हैं और जेन्युइनली चाहते थे कि अनशन वापस हो जाए। इसकी वजह सोनम वांगचुक की इमेज है,
उन पर न एनएसए लगाने का असर पड़ा और न उन्हें चाइनीज एजेंट करार देने पर किसी ने यकीन किया। इसीलिए सोनम वांगचुक और सीजेपी के अप्रोच में एक बेसिक डिफरेंस है। वांगचुक अनुभवी एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशन रिफॉर्मर हैं, इसलिए उन्होंने किसी बात को ईगो का इशू नहीं बनाया। सबसे पहले स्टूडेंट्स के भले की बात की और फिर एजुकेशन रिफॉर्म्स की चिंता की। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। सीजेपी के जो लीडर हैं वो नए हैं, लेकिन छात्रों का सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं। वो एग्जामिनेशन सिस्टम में वाकई में बदलाव चाहते हैं, ये उनका सेंटिमेंट है और इसकी शुरुआत हो गई है। सिर्फ इतना और समझने की जरूरत है कि किसी एक मंत्री के हटाने से बेसिक रिफॉर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे तो अपनी मांग पर अड़े रह सकते हैं। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया, जंतर मंतर पर शांति है, लेकिन पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है। विपक्ष के नेताओं ने आज फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। लोकसभा में आज जैसी कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से पूछा कि आखिर कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा से भाग क्यों रही है। राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। ऐसा समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। किरेन रिजिजू की बात पूरी हुई, लोकसभा में हंगामा होने लगा। शोर शराबे, नारेबाजी की वजह से सदन को स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर प्रोटेस्ट किया, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। और राहुल गांधी ने कहा कि रिजिजू ने उनका नाम लिया था, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो सदन में सरकार को बताना चाहते थे कि कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा तभी होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. तो ये तो साफ है कि राहुल गांधी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं।
विपक्ष के नेताओं ने कह दिया कि चर्चा तभी होगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष के नेता छात्रों के साथ हमदर्दी का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। राहुल गांधी को न स्टूडेंट से मतलब है न पेपर लीक से, वो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं, इसीलिए चर्चा से भाग रहे हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया। तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से, हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ। दूसरी तरफ विपक्ष का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं, कभी एक विषय की बात रखते हैं, कभी दूसरे विषय की बात। उन्होंने कहा सदन में चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर कहने लगे अमुक नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए या दूसरे नियम के तहत। हम उनसे साफ कहना चाहते हैं कि सरकार खुले मन से इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। आप चर्चा से भागिए मत। राहुल गांधी जी सदन के अंदर चर्चा न करके सड़क के ऊपर नित्य प्रति अनेक प्रकार की नाटकीय भाव भंगिमाएं देकर विषय की गरिमा और गंभीरता को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर छात्रों का आंदोलन खत्म करना चाहती है। इसके लिए आंदोलन करने वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पुलिस की ज्यादतियों पर झूठ बोल रही है, पुलिस की गुंडागर्दी पर पर्दा डाल रही है। असल में आज राहुल गांधी हरियाणा के एक छात्र साहिल लोचब को अपने साथ लेकर आए और दावा किया कि पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। राहुल ने कहा कि पैलेट गन के छर्रों से ही साहिल गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा है। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि प्रदर्शन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं किया। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। ये बात सही है कि 20 और 22 तारीख को पुलिस ने कई जगह ज्यादती की, कहीं डंडे बरसाए, कहीं टीयर गैस शेल चलाए, इसमें स्टूडेंट्स को चोट लगी। 2 केसेस में पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, यह भी सामने आया है। यह नहीं होना चाहिए था, यह अन्याय है। लेकिन एक पक्ष पुलिस का भी है, वो भी सुनना चाहिए। इस प्रोटेस्ट में एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए। पुलिस के पास 71 ऐसे हमलों के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं जिनमें जवानों पर हमले के सबूत हैं। पुलिस का दावा है कि हिंसा में पुलिस और आरएएफ के 190 से ज्यादा जवान घायल हुए। अच्छी बात यह है कि अब प्रोटेस्ट करने वाले छात्र पुलिस के साथ मिलकर ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को रोक रहे हैं। टेंशन कम हुई है। 2 दिन से दोनों तरफ से हमले या मार पिटाई का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन छात्रों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि विरोधी दलों के नेता चाहेंगे कि छात्र धरने पर बैठे रहें, हंगामा होता रहे,
उन्हें सरकार को घेरने का मौका मिलता रहे। इसीलिए जंतर मंतर पर आज पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भेजा गया, भाषण भी हुए, लोगों को भड़काया भी गया। आज विरोधी दलों के कई नेता जंतर मंतर पहुंचे, केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। इसीलिए मैंने कहा कि छात्रों को ध्यान रखना होगा कि कहीं पॉलिटिकल पार्टीज उनका आंदोलन हाईजैक न कर ले। एनटीए को लेकर अब भी एक और बड़ी खबर आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अफसरों को बर्खास्त करने के बाद 4 जनरल मैनेजर्स और 16 यंग प्रोफेशनल की भर्तियां निकाली हैं। जीएम्स को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, विजिलेंस एंड फॉरेंसिक टेस्ट सेंटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेशंस के अलावा असेसमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालनी होगी। इसके अलावा 16 यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती भी निकाली गई है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर अलग अलग जिम्मेदारी संभालेंगे। एनटीए ने ये अपॉइंटमेंट्स के राधाकृष्णन की अगुवाई वाली हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया है। जनरल मैनेजर का कार्यकाल 3 साल का होगा, जबकि यंग प्रोफेशनल्स को 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अगर उनका काम सेटिस्फैक्टरी पाया गया तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। यह अच्छी बात है कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीरता दिखा रही है। एनडीए में बदलाव का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब एनटीए में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, इसका वादा किया गया है। पेपर लीक के खिलाफ नया कानून बनेगा, यह भी बताया गया है। सख्त सजा का प्रोविजन होगा, तो पेपर लीक कराने वालों में कानून का खौफ पैदा होगा। इसका असर जरूर दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, आज जो हो रहा है इसका पूरा क्रेडिट छात्रों के आंदोलन को मिलना चाहिए। नौजवानों के प्रेशर का नतीजा है, जिसने सरकार को अलर्ट किया और सरकार एक्शन मोड में आई। हालांकि आज सरकार ने विरोधी दलों को एक और मुद्दा दे दिया। हंगामे के बीच सरकार ने राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाला बिल पेश किया। एमओएस होम नित्यानंद राय ने बिल पेश किया। इस बिल के जरिए 1971 के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम में बदलाव किया जा रहा है। अभी तक इस कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे और राष्ट्रगान जनगण मन का अपमान करने पर 3 साल तक की सजा का प्रोविजन है, लेकिन अब संशोधन के जरिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी इसी कानून के दायरे में लाया जाएगा। बिल पास होने के बाद वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकने या उसमें बाधा डालने पर 3 साल की जेल हो सकती है। हालांकि कुछ विरोधी दलों ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान का कानून तो 1971 से ही बना हुआ है। अगर इसमें वंदे मातरम को जोड़ा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह हमारे विपक्ष के विकास जी और जो भी विरोध कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगण मन के सम्मान ही सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय गीत को वितरित और यह गुमराह कर रहे हैं, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर हालांकि अभी बिल पास नहीं हुआ है, कानून नहीं बना है, लेकिन मुस्लिम समाज और उनके लीडर्स की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब पहले से ही राष्ट्रगान को लेकर कानून है तो नए संशोधन क्यों किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने भी कहा किसी को मजहब में दखल नहीं देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि हुकूमत जो भी चाहेगी वो करती है। अपोजिशन सारी बाहर है। आई हैव अ national anthem that has to be honored, respected. Jana Gana Man, that must be honored, must be respected. मुसलमान वंदे मातरम गाएगा सर नहीं है अगर देखिए साहब, गाने में क्या मुसीबत है? क्यों आप नफरतें पैदा करना चाहते हो? हम लोग नफरत नहीं पैदा करना चाहते। हम चाहते हैं जिंदा रहें सब, कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट हो, सबको अपना हक मिले। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है वो भारतीय है। भाई देखिए ऐसा है भाई साहब, देखिए जिसको पढ़ना हो पढ़े, कौन मना कर रहा है? जिसको पढ़ना हो पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के मजहब में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए बस। सरकार का कहना है कि वंदे मातरम आजादी के आंदोलन से जुड़ा है।
राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, इसीलिए इसे भी राष्ट्रगान की तरह कानूनी सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इसके सम्मान को बनाए रखने की जरूरत है। इसमें किसी और को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ मुस्लिम भाइयों को जरूर शिकायत होगी। कई इस्लामिक स्कॉलर और लीडर्स ये कहते हैं कि इस्लाम में खुदा के अलावा और किसी के आगे सिर झुकाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए वंदे मातरम कहना, माँ की वंदना करना इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये मामला इंटरप्रिटेशन का है और समझा बुझाकर इसका भी रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वक्त एक ताज़ा खबर आपको दे दूं, अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा दे दिया है। रवनीत बिट्टू रेलवे और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री थे। असल में बिट्टू राज्यसभा के मेंबर थे, उनका कार्यकाल जून में खत्म हो गया था। बीजेपी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया। नियम के मुताबिक केंद्रीय मंत्री को लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। हालांकि रवनीत बिट्टू की राज्यसभा की मेंबरशिप खत्म होने के बाद 6 महीने तक कानूनन मंत्री रह सकते थे, लेकिन पंजाब में असेंबली इलेक्शन होने हैं और बीजेपी चाहते हैं कि रवनीत बिट्टू अब पंजाब पर फोकस करें, इसलिए बिट्टू ने इस्तीफा दिया है। अब उन्हें पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मौसम की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और असम के अलावा अब गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में हालत काफी खराब है। अहमदाबाद, वलसाड़, सूरत, वापी और नवसारी जैसे जिले करीब करीब डूब गए हैं। हाईवेज बंद हैं। 48 घंटे से लोग गाड़ियों में फंसे हैं। रेल की पटरियां डूब गई हैं। नदी नालों का पानी शहरों में घुस गया है। गुजरात में पिछले 28 घंटे में 50 इंच से ज्यादा बारिश हुई। अहमदाबाद में पिछले 36 घंटे में 14 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इसका असर यह हुआ कि रिहायशी कॉलोनियां पूरी तरह डूब गई हैं। अहमदाबाद के बोपल और बाकरोल वार्ड की स्थिति ज्यादा खराब है, क्योंकि इन इलाकों में 20 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर आज अहमदाबाद के कई इलाकों में गए। उन्होंने फर्स्ट हैंड जायजा लिया और निर्णय की रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि भारी बारिश से अहमदाबाद का कितना बुरा हाल हो गया। अहमदाबाद में पिछले 1 दिन से हो रही बरसात जो है उसने बोपल इलाके की क्या हालत की है, इसकी एक भयानक तस्वीर आपको यहाँ अमीदारा सोसाइटी में आकर देखने को मिलेगी। 20 इंच बरसात के बाद ये सोसाइटी जो है पूरी तरह सबमर्ज हो गई है पानी में। पूरी सोसाइटी में कमर के ऊपर तक पानी है। यहाँ हम सोसाइटी के गेट से थोड़ा सा आगे तक आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे तो और भी ज़्यादा गहरा पानी और लोगों के घरों में जो है पानी घुस गया। लोगों के घरों में आप देखिए, यहाँ घरों के बाहर कमर तक पानी है। ये कहाँ आपके पूरे घर में पानी घुस गया? हाँ, सब जगह पानी है, घर में पानी है। अच्छा, और आगे सोसाइटी में जैसे जाएंगे डेप्थ बढ़ती जाएगी क्या? हाँ, आगे इधर तक पानी है। अच्छा, हाँ, चेस्ट तक आ जाता है। अच्छा, यहाँ अंदर आप तस्वीर देखेंगे तब आपको असली अंदाजा आएगा क्या हाल यहाँ पे जो है लोगों के घरों को है। घर के अंदर अगर 1-1.5 फीट पानी हो तो आप देखिए कैसे अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना टीवी ऊपर उठा के रख दिया है, फ्रिज देखिए यहाँ पे बेड के ऊपर रखा और बेड के ऊपर भी पानी पहुँच रहा है। यहाँ देखिए किस प्रकार की कंडीशन है। पूरा घर, बेडरूम, बाथरूम, किचन सब पानी में डूबा हुआ है। यहाँ देखिए किचन में अपना सारा सामान बचाने के लिए यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इन्होंने सारा सामान जो है वो ऊपर चढ़ा के रख दिया है और फिर भी जितना बचा सकते थे उतना ही बचा पाए हैं। बाकी सारा जो है वो पानी के अंदर तैरता हुआ यहाँ पे आपको नजर आएगा। कल मॉर्निंग से ये हालत है, पानी घुसना शुरू हो गया। हाँ, 10 साढ़े 10 बजे से स्टार्ट हो गया है। तो फिर अभी खाने पीने का कैसे इंतजाम कर रहे हैं? क्या वो तो अभी कुछ बिस्किट और उससे अभी चला रहे हैं। गुजरात सरकार वॉर फुटिंग पर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। रिहायशी इलाकों में पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप्स लगाए गए हैं, इसलिए कुछ इलाकों में पानी का लेवल कम हुआ है, लेकिन सरकार ने लोगों से कहा है कि वो घरों से न निकलें। कई स्कूल पानी में डूब गए थे। छुट्टी के बाद बच्चों को स्कूल से निकालना मुश्किल हो गया।
सरकार ने कल तो किसी तरह बच्चों को स्कूल से घर पहुंचा दिया, लेकिन अब हालात नॉर्मल होने तक स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। यहाँ आप देखिए, इस वक्त हम बीकेएम शाला है, प्राथमिक स्कूल, यहाँ पे हम खड़े हैं। ये बोपल केनौनी मंडल द्वारा संचालित स्कूल है और यहाँ आप देखिए स्कूल की हालत, पूरा का पूरा स्कूल जो है वो तालाब में परिवर्तित हो गया है। और कल यहाँ से बच्चों को निकालने में भी काफ़ी तकलीफ हुई थी, जिस प्रकार से बारिश एकदम अचानक आई और सब लोग फंस गए। इलाके में जिस प्रकार से पानी भरा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए यहाँ पे कितना मुश्किल हो गया होगा बच्चों को स्कूल से निकालना। और आज इसीलिए प्रशासन ने ये डिसीजन लिया है कि अहमदाबाद के तमाम स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे, क्योंकि बोपल जैसे इलाकों में जहाँ ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ इस वक्त जो ये स्कूल्स हैं उनकी भी ऐसी हालत है। ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो तालाब में परिवर्तित हो गए, कमर कमर तक पानी है यहाँ। तो आप सोचिए बच्चे कैसे आ पाएंगे। अब मैं आपको नवसारी का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पिछले 48 घंटों के दौरान करीब 35 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। नवसारी के गणदेवी तालुका में 30 मजदूर पानी के बीच फंस गए। जान बचाने के लिए मजदूर कच्चे शेड की सड़क छत पर चढ़ गए, कई घंटे वहां फंसे रहे। इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए आर्मी की मदद ली। आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए इन मजदूरों को बड़ी मुश्किल से सुरक्षित निकाला गया। साउथ गुजरात का भी यही हाल है। वलसाड़ में 28 घंटों में 40 इंच बारिश हो चुकी है। यहां उमरगांव तहसील में तो 57 इंच बारिश दर्ज की गई, इसलिए यहां हालत बहुत खराब है। अहमदाबाद मुंबई हाईवे वलसाड़ से होकर गुजरता है। हाईवे बाढ़ के पानी में डूब चुका है, कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, इसलिए अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हजारों गाड़ियां 2 दिन से हाईवे पर फंसी हुई हैं। अब लोकल प्रशासन गाड़ियों में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। पिछले 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यातायात तो पूरी तरीके से ठप है ही, वहीं दूसरी तरफ आम जनजीवन भी पूरी तरीके से बेहाल हो चला है। आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, जो गुजरात से मुंबई जाने वाली लेन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। और ये पिछले 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, जब कम से कम एक रास्ता जो गुजरात से मुंबई की तरफ जाता है उसे धीरे धीरे आगे की तरफ छोड़ा तो जा रहा है। वहीं अगर आप दूसरे रास्ते की बात करें जो मुंबई से गुजरात की तरफ जाता है, तो ये दूसरी लेन है, ये उससे भी ज़्यादा ब्लॉक है। और पिछले 48 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है जब ये पूरा रास्ता ब्लॉक ही नज़र आ रहा है। जो बसें यहाँ पर आपको पार्किंग में खड़ी दिख रही हैं, साइड पार्किंग में, वो बसें लगभग कल रात 12 बजे से या सुबह 4 बजे से यहाँ पर फंसी हुई हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ आगे जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कई जगहों पर ढलान ज़्यादा होने की वजह से उनके डूबने का खतरा है। यही कारण है कि आगे जो गुजरात प्रशासन की टीम है, जो NDRF और SDRF की टीम लगी हुई है, वहीं हमने देखा कि कई जगहों से भारतीय सेना के लोग भी आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी भी गाड़ियां कई जगहों पर फंसी नज़र आई। तो यहाँ जिस तरीके के हालात हैं उसकी वजह से फ़िलहाल यहाँ से आगे बढ़ पाना बमुश्किल और बेहाल नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा, प्रशासन की माने तो अभी भी अगले कुछ घंटों तक इसी तरीके का हाल रहने वाला है। पूरे गुजरात में ज़्यादातर जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, कुछ जगहों पर ऑरेंज है। जहाँ बारिश बंद है वहाँ भी अभी भी जल स्तर ऊपर होने की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से ठप है। अहमदाबाद जिले के धूलका में 22 इंच बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया, कई गाड़ियां पानी में फंस गई। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन गाड़ियों को बाहर निकाला। एक बुजुर्ग महिला और उसके साथ 3 लोग बाढ़ के पानी से घिर गए, करीब 11 घंटे फंसे रहे। प्रशासन ने रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया, नाव के जरिए इन लोगों को बाहर निकाला गया। पहाड़ी इलाकों में भी हालात खराब हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में क्लाउड बर्स्ट हुआ, भारी सैलाब आया, मायन में पूरा गांव पानी से घिर गया। गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए फौज की मदद मांगी गई। सेना ने उफनते नाले पर एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया और इसके बाद रस्सी के जरिए गांव के लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के मैहर में बारिश की वजह से बड़ा हादसा होते होते टला। यहां तेज बारिश के बाद नालों का पानी सड़क पर आ गया। उसी दौरान स्कूल से लौट रहा बच्चा
बाढ़ के पानी में बह गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां लोग मौजूद थे। बच्चे को डूबते हुए देख लिया, दौड़कर उसे बाहर निकाला, उसकी जान तो बच गई। राजस्थान के मकराना में भी बारिश का कहर देखने को मिला। मकराना में तेज बारिश के बाद मार्बल की खदानें ढह गईं। एक साथ 1 दर्जन खदानें देखते ही देखते धरती में समा गईं। अच्छी बात है कि हादसे के वक्त खदान में काम बंद था, वहां कोई मजदूर नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। असम के भी ज़्यादातर इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। करीब 60 लाख लोग प्रभावित हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को शेल्टर होम्स में रखा गया है। गुजरात में भी अब तक 38,000 से ज़्यादा लोगों को SDRF, NDRF और सेना की मदद से रेस्क्यू किया गया है। वलसाड़ और नवसारी में स्थिति और भी खराब है, इसलिए सेना की 4 बटालियंस रेस्क्यू के काम में लगी हैं। और बुरी खबर यह कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, इसलिए गुजरात के लोगों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ेगी और सावधान भी रहना पड़ेगा। अब आपको प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ की एक और नई बात बता दूं। अमेरिका ने आज भारत समेत 60 देशों से इंपोर्ट होने वाले सामान पर नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिका के मुताबिक ये टैरिफ फोर्स्ड लेबर यानी बंधुआ मजदूरों से तैयार किए गए सामान का इंपोर्ट रोकने के लिए लगाया गया है। अमेरिका का नया टैरिफ आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। असल में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों पर ट्रंप के टैरिफ को इलीगल कहकर खारिज कर दिया था, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने 15% का टेम्परेरी टैरिफ लगाया था। इसकी मियाद भी खत्म होने वाली है, इसलिए अब ट्रंप ने 60 देशों पर 10 से 12.5% का नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसमें भारत भी शामिल है। भारत पर 10% टैरिफ लगाया गया है। वहीं जापान समेत 43 देशों पर टैरिफ का रेट 12.5% होगा। भारत ने अमेरिका के नए टैरिफ का विरोध किया है। भारत सरकार ने कहा कि जब भारत ने 14 जुलाई को ही जबरन मजदूरी से बने प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, तो भारत पर इस तरह का टैरिफ लगाना गलत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है। इस तरह का एक तरफा फैसला लेने से पहले अमेरिका को भारत से एक बार बात करनी चाहिए थी। 60 देशों के साथ ट्रेड वॉर शुरू करने के साथ ही ट्रंप ने ईरान पर हमले भी तेज कर दिए हैं। आज लगातार 13वें दिन अमेरिका ने पूरे ईरान पर जबरदस्त बम बरसाए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड का दावा है कि ताज़ा हमलों में उसने ईरान के मिलिट्री कमांड कंट्रोल सेंटर्स, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज और कोस्टल सर्विलांस साइट्स को निशाना बनाया। अमेरिकी हमले के निशाने पर ईरान के खुरमाबाद, अहवाज, बंदर अब्बास और केशम आइलैंड थे। ईरान की सरकार ने बताया कि अमेरिकी हमलों में 4 सिविलियंस मारे गए हैं, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकी अटैक के जवाब में ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, इराक और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के बढ़ते हमलों के बीच जॉर्डन ने अमेरिकी नागरिकों को अपने यहां न आने की एडवाइजरी जारी की है। खबर है कि ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिका ने इराक के प्रधानमंत्री के जरिए पैगाम भिजवाया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका से बातचीत की पेशकश को एक बार फिर ठुकरा दिया। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को लगातार धमकियां दे रहे हैं। We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. If we did all this that I'm talking about your data centers, isn't that important? When they start blowing away communities one by one, we cannot let them ever even think about having a nuclear weapon, and that's exactly what's happening. They'll never have a nuclear weapon. ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ईरान के इरादे ठीक नहीं हैं। अब अमेरिकी फोर्सेस ने जिस तरह से हमले किए हैं
उसके बाद ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। अब ये बात तो पक्की है कि ईरान ने ट्रंप को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर दिया है और वो ईरान के लीडर्स को कभी पागल कहते हैं, तो कभी बदमाश कहते हैं, तो कभी बेईमान कहते हैं। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान की लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे और अपने किसी पपेट को हेड बना देंगे, पर दाव उल्टा पड़ गया। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्तों पर हमला करने का नया फॉर्मूला मिल गया। अब ईरान अमेरिका के गले की ऐसी हड्डी बन गया है जिसे न निगलते बनता है न उगलते। आज पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ बहुड़ा यात्रा की शुरुआत हुई। 9 दिन तक गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा रथों पर सवार होकर श्री मंदिर की ओर रवाना हुए। इस यात्रा में देश विदेश के लाखों भक्त शामिल हुए। पूरा का पूरा पुरी शहर भक्ति के रंग में डूब गया। आज सबसे पहले पहंडी की शुरुआत हुई। पहंडी की रस्म के बाद गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने सोने की झाड़ू से छेरा पहरा की रस्म निभाई और इसके बाद भक्तों ने जय जगन्नाथ और हरि बोल का जयघोष शुरू कर दिया। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ को रथों पर विराजमान कराया गया और हजारों भक्तों ने भगवान का रथ खींचा। भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर की ओर लौट रहे हैं। महाप्रभु कल मंदिर में प्रवेश करेंगे क्योंकि पिछले सप्ताह जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। इसलिए बहुड़ा यात्रा में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। गर्मी से बचाने के लिए भक्तों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी की बौछार की गई। भीड़ के बीच ही एम्बुलेंस तैनात की गई। 400 से ज्यादा एआई कैमरों से पूरी यात्रा की निगरानी की जा रही है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में, जहां इस बार मेरे मेहमान होंगे फिल्म स्टार मनोज वाजपेयी। इस शो में मनोज वाजपेयी की सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस एक्टर को स्क्रीन पर हम इंटेंस रूप में देखते हैं, उनकी बातों ने स्टूडियो में मौजूद लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। मनोज वाजपेयी आज की दुनिया में ओटीटी के सुपरस्टार हैं, लेकिन आज भी गैंग्स ऑफ वसेपुर के उनके रोल को याद करते हैं लोग। आपकी अदालत में मनोज वाजपेयी ने सरदार खान की भूमिका का राज खोला। प्लीज वेलकम ओटीटी के सुपरस्टार मनोज वाजपेयी। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। हजरात, अगले 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात। फिल्म स्टार मनोज वाजपेयी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।